जय हिंद दोस्तों, मैं आदित्य द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म आदित्यांजल जीएस क्लासेस में। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मध्य प्रदेश सामान्य अध्ययन में नदियों की श्रृंखला जो लेकर हम बढ़ रहे थे, उस नदियों की श्रृंखला में हमने जो सबसे बड़ा लिया था यमुना उपतंत्र को देखने के बाद आज हम जो देखने वाले हैं वो है हमारा टोंस नदी उपतंत्र, और इसके बाद हम देखेंगे सोन नदी उपतंत्र के बारे में। क्लियर है? तो टोंस नदी के बारे में हम देखते हैं तो क्या निकल के आता है। ये जो टोंस नदी है इसका उद्गम कहाँ होता है, तो अगर भौगोलिक क्षेत्र देखा जाए तो ये क्षेत्र क्या होगा आपका, विंध्याचल पर्वत। तो कहां से? विंध्याचल पर्वत से। और विंध्याचल पर्वत की किस श्रेणी से? तो कैमूर श्रेणी से। कहां से होता है? कैमूर श्रेणी से। और अगर जिला की बात करते हैं तो ये जिला सतना आ जाता है, और सतना जिले की मैहर तहसील का एक ग्राम है जिसका नाम क्या है आपका, जुलेरी ग्राम। तो जुलेरी ग्राम सतना से या मैहर से आपका किस नदी का उद्गम होता है, आपके टोंस नदी का। अब ये टोंस नदी है, इसके नाम भी कई हैं। तो अन्य नाम इसका क्या है, इसे तमसा के नाम से भी जाना जाता है और इसे ताओन भी कहा जाता है। तो ये वाला जो नाम है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये कांस्टेबल 2016 में प्रश्न पूछा गया है कि ताओन किसका अन्य नाम है या प्राचीन नाम है, तो जिसका नाम है आपके टोंस नदी का। अब इसके प्रवाह की अगर हम बात करते हैं तो इसका प्रवाह एक तो मध्य प्रदेश में होता है, मध्य प्रदेश के किस जिले में, रीवा जिले में होता है, और उत्तर प्रदेश में होता है, और उत्तर प्रदेश के किस जिले में, प्रयागराज में। और कुल दोनों में मिलाकर इसका कुल प्रवाह लंबाई कितनी है, तो 320 किलोमीटर। तो कितने किलोमीटर लंबाई इसका प्रवाह है, 320 किलोमीटर प्रवाह है इसका। और अगर कहा जाए तो प्रायद्वीप भारत की तरफ से आने वाली आपकी ये दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है किसकी, गंगा की। अब बात करते हैं कि ये जाके मिलती कहाँ है, तो ये प्रयागराज में एक स्थान है जिसका नाम है सिरसा। कहाँ? प्रयागराज के सिरसा में ये किससे मिल जाती है, गंगा नदी में मिल जाती है। कौन सी आपकी, टोंस नदी। फिर इसके बाद हम परियोजनाओं की बात करते हैं तो यहाँ पर कौन सी प्रमुख परियोजनाएं हैं, एक तो बकिया बैराज है। कौन सी परियोजना, बकिया बैराज है जो कि सतना में है। कहाँ है आपके, सतना में है। इसके बाद अगर हम देखते हैं टोंस परियोजना जिसे सिरमौर जल विद्युत परियोजना भी कहते हैं, ये दोनों किस नदी पर स्थित है, आपके टोंस नदी पर स्थित है। क्लियर है? यहाँ के जो प्रमुख जलप्रपात देखते हैं, क्योंकि ये जो टोंस नदी उपतंत्र है ये एक तरीके से कहा जाए तो नदी पर जो जलप्रपातों के द्वारा जो पर्यटन का आकर्षण केंद्र होता है, तो ये प्रमुख आकर्षण की केंद्र वाली नदी है। तो इसमें जो प्रमुख जलप्रपात है वो पूर्वा जलप्रपात है जो कि स्वयं किस पर है, टोंस नदी पर। किस पर है, टोंस नदी पर है। इसके अलावा पियावन व जलप्रपात ये आपके बीहड़ नदी पर है। किस पर है, बीहड़ नदी पर है। और केवटी जो जलप्रपात है, ये केवटी जलप्रपात आपके महाना नदी पर है। ये इसकी सब सहायक नदियां हैं, महाना नदी पर है। और ये जो बहुती जलप्रपात है, ये बहुती जलप्रपात किस पर है, आपके सेलर नदी पर। किस पर है, सेलर नदी पर। तो ये इन नदियों पर स्थित प्रमुख जलप्रपात है। और ये जो बहुती जलप्रपात है, यही बहुती जलप्रपात प्रदेश का सबसे बड़ा जलप्रपात है जो लगभग कितना, 198 मीटर है। पहले तो ये प्रश्न बनता था कि ये बहुती जलप्रपात किस जिले में है, तो निकल के आता था कि रीवा जिले में है। लेकिन अब ये बदल गया है क्योंकि आपके नवीनतम जिले मऊगंज के गठन के साथ ही ये जो आपका बहुती जलप्रपात है ये किस जिले में अब स्थित हो गया है, तो ये आपके मऊगंज जिले में स्थित हो गया है। ये चीजें हमने देख ली। क्या देखा हमने, उद्गम देखा जो कि विंध्याचल पर्वत श्रेणी कैमूर से, सतना जिला मैहर तहसील से जुलेरी ग्राम से होता है। और इसके अन्य नाम तमसा या ताओन है। ताओन नाम इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। प्रवाह की बात करें तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश के रीवा जिले में, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में कुल 320 किलोमीटर बहती है। मुहाना इसका प्रयागराज में गंगा नदी में सिरसा नामक स्थान पर है, यानी कि वहां जाकर ये मिल जाती है गंगा नदी में। यहाँ पर इस पर परियोजनाएं कौन सी है, तो बकिया बैराज है जो कि सतना जिले में है। और टोंस परियोजना या सिरमौर जल विद्युत परियोजना भी कहते हैं, ये कहाँ है, आपके रीवा में। कहाँ है, रीवा में स्थित है। इस पर स्थित प्रमुख जलप्रपात इस पर और इसकी सहायक नदियों पर, तो टोंस पर जो जलप्रपात है पूर्वा जलप्रपात जो कि कहाँ है, बशामन मामा में। कहाँ है, बशामन मामा में। और ये बशामन मामा है ना, बशामन मामा में है। और ये बशामन मामा जो है ये मध्य प्रदेश का आपका दूसरा गौ अभ्यारण्य है। क्या है, दूसरा गौ अभ्यारण्य है। पियावन व चचाई जो जलप्रपात है ये दोनों आपके बीहड़ नदी पर है। और केवटी जो जलप्रपात है, ये केवटी जलप्रपात किस पर है, महाना नदी पर। और बहुती जलप्रपात सेलर नदी पर है। बहुती जलप्रपात प्रदेश का सबसे बड़ा जलप्रपात है। अब पूछा जाता है कि रीवा शहर किसके किनारे है, तो ये बीहड़ और आपकी बिछिया नदी, कौन सी नदियां हैं, बीहड़ और बिछिया नदियों का जहां पे संगम होता है,
तो किसके किनारे है? बीहड़ नदी के किनारे। किसके किनारे? बीहड़ नदी, या यूं कहो बीहड़ नदी व बिछिया के संगम पर। किसके? बीहड़ नदी व बिछिया के संगम पर कौन सा है आपका? रीवा शहर। कौन सा? रीवा शहर है। अब इसको मैप से भी देखते हैं, तो आप यहाँ से देख रहे हो ये कौन सा है? जुलेरी ग्राम से कौन सी आपकी टोंस नदी प्रवाहित होकर गंगा में जाके मिल रही है। इसकी इधर से दो सहायक नदियां हैं, तो बीहड़ नदी है जो अमरपाटन सतना से निकल रही है, और एक बिछिया नदी है जो खैरा कनकसार से निकल रही है, और दोनों रीवा शहर के आस समीप आकर मिलती है और जाके टोंस में मिल जाती है। दूसरी प्रमुख सहायक नदी है आपकी ये महाना, जिस पर आपका कौन सा? क्योटी जलप्रपात है। कौन सा जलप्रपात है? क्योटी जलप्रपात है। और मऊगंज से आपकी कौन सी निकल रही है? सेलर नदी, और इसी सेलर नदी पर आपका कौन सा है? इसी सेलर नदी पर आपका बहुती जलप्रपात है। और ये जो सेलर नदी है ये किसकी सहायक नदी है? तो बेलन की। किसकी सहायक नदी है? बेलन की सहायक नदी है। और ये बेलन जो नदी है सोनभद्र उत्तर प्रदेश से निकलती है और आकर आपके टोंस में मिल जाती है। तो एक तो यहाँ से क्या निकल के आता है कि टोंस की सहायक नदियां कौन सी हो गई? बीहड़ नदी हो गई, महाना हो गई, और कौन सी हो गई? बेलन नदी हो गई। और आपके बीहड़ की सहायक नदी बिछिया हो गई, और आपके बेलन की सहायक नदी कौन सी हो जाती है? सेलर नदी। तो इस तरीके से हमने किसको देख लिया है? आपके टोंस नदी उपतंत्र को देख लिया है। अब हम किसके बारे में देखेंगे? अब जो हमारा नया नदी उपतंत्र होगा वो कौन सा होगा? आपका सोन नदी उपतंत्र। कौन सा होगा? सोन नदी उपतंत्र। क्योंकि पिछले वीडियो में हमने चर्चा कर ली थी जब नदियों का वीडियो स्टार्ट किया था, तो जो सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है गंगा यमुना अपवाह तंत्र, उसको हमने 3 उपतंत्रों में बांटा था। एक तो यमुना उपतंत्र था, दूसरा टोंस उपतंत्र था, और तीसरा कौन सा था आपका? ये सोन नदी उपतंत्र था। तो 2 उपतंत्रों को हमने देख लिया। अब तीसरा उपतंत्र देखेंगे हम, सोन नदी उपतंत्र। चलिए आइए अब हम चर्चा करते हैं किसके बारे में? आपके सोन नदी उपतंत्र के बारे में। किसके बारे में देखेंगे? सोन नदी उपतंत्र के बारे में। तो सोन नदी के बारे में जब देखते हैं तो क्या निकल के आता है कि इसका उद्गम कहाँ से होता है। पहले एक बार तो मैप में देख लेते हैं। तो ये कौन सी नदी है? अपनी सोन नदी, जो कि अमरकंटक से निकल रही है बाण सागर परियोजना बनाते हुए और विभिन्न सहायक नदियों का जल स्रोत लेते हुए, और ये पटना के नजदीक यानी कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार में प्रवाहित होते हुए पटना से पहले ही तकरीबन 8 से 12 किलोमीटर पहले ये किसमें मिल जाती है? आपके गंगा में। किसमें मिल जाती है? गंगा में मिल जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदी बाएं तरफ से जोइला और जारवाही नदी है, और दाएं तरफ से बनास, गोपत, रिहंद और कनेर नदियां इसकी क्या है? प्रमुख सहायक नदियां। अब हम बात करते हैं किसकी? सोन नदी के उद्गम की। तो उद्गम कहाँ से होता है? तो उद्गम इसका होता है मैकाल पर्वत से। कहाँ से होता है? मैकाल पर्वत से। तो मैकाल पर्वत से इसका उद्गम होता है। और जिले की बात करें तो अनूपपुर जिला। कौन सा जिला? अनूपपुर जिला। कहाँ से? अनूपपुर जिला से। और मैकाल पर्वत की किस चोटी से? तो अमरकंटक, जो सबसे ऊंची चोटी है, अमरकंटक से इसका क्या होता है? उद्गम होता है। क्लियर है? अब इसके प्रवाह की बात करते हैं तो ये ऐसी नदी है, चंबल के साथ साथ ये भी ऐसी नदी है। चंबल हो गया आपका, ताप्ती हो गई आपकी, नर्मदा हो गई आपकी, माही हो गई। इसके साथ ये आपकी सोन भी है जो 3 राज्यों में प्रवाहित होती है। एक तो एमपी में, कहाँ प्रवाहित होती है? एमपी में, प्लस कहाँ होती है? यूपी में, और इसके अलावा कहाँ पर होती है? आपके बिहार में। कहाँ? बिहार में। और इसकी जो कुल लंबाई है वो कितनी है? 780। कितने किलोमीटर है? 780 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। यानी कि देखा जाए तो मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे लंबी नदी है। कैसी है? मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे लंबी नदी है। और मध्य प्रदेश में इसका कितना प्रवाह है? तो 509 किलोमीटर। कितना मध्य प्रदेश में बहती है? 509 किलोमीटर आपके मध्य प्रदेश में बहती है। उपनाम की बात करें तो इसके बहुत सारे उपनाम निकल के आते हैं। क्या है? हिरण्यबाहु। तो हिरण्यबाहु हो गया। और इसका एक अन्य नाम है सोआ। क्या नाम है? सोआ। और ये सोआ किसने कहा था? टॉलमी ने। किसने कहा था? टॉलमी ने। तो जिस प्रकार से हम देखते हैं कि गंगा को नर्मदा को टॉलमी ने क्या कहा था? नामोदोष कह के बुलाया था, उसी तरीके से सोन को इसने क्या नाम दिया था? तो सोआ। तो सोआ किसको कह के टॉलमी ने संबोधित किया था? तो आपके सोन नदी को। यहाँ की परियोजनाएं देखते हैं। क्या देखते हैं? परियोजनाएं। तो सबसे पहले परियोजना कौन से निकल के आती है? बाण सागर परियोजना। कौन सी? बाण सागर परियोजना। ये जो बाण सागर परियोजना है ये कहाँ है? आपके शहडोल के देवलोंद में। कहाँ है? देवलोंद शहडोल में। कहाँ है? देवलोंद शहडोल में ये है। और ये परियोजना प्रारंभ कब की गई थी? तो 1978 में ये प्रारंभ की जाती है, नींव रखी जाती है।
और 2006 में ये क्या होता है, शुरू हो जाता है कार्य करना। और इसके तहत हम कितने 435 मेगावाट विद्युत का क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं। क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं। और ये जो बाण सागर परियोजना है ये एमपी प्लस यूपी और प्लस बिहार की क्या है, संयुक्त परियोजना है। क्या है, संयुक्त परियोजना है। और इस परियोजना के तहत एमपी को कितना 2%, यूपी को कितना 1 और बिहार को भी 1। तो इस अनुपात में इस परियोजना का क्या हुआ है, हिस्सेदारी भी की गई है, वर्गीकरण भी किया गया है। 2:1:1 में इसका क्या किया गया है, वर्गीकरण। क्लियर हो गया, कौन सी हो गई, बाण सागर परियोजना। इसके अलावा बाण सागर परियोजना के अलावा कौन सी है आपकी, रिहंद परियोजना। कौन सी है, रिहंद परियोजना। और ये जो रिहंद परियोजना है ये आपके सोन नदी पर न होकर सोन की जो सहायक नदी है रिहंद, जो कि छत्तीसगढ़ से निकलती है और उत्तर प्रदेश पर इस पर एक बांध बना है जिसे वल्लभ पंत सागर बांध कहते हैं। क्या कहते हैं, वल्लभ पंत सागर बांध। ये वल्लभ पंत सागर जो बांध है, सागर बांध है, ये भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम जलाशय है। क्या है, भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम जलाशय है। कौन सा, वल्लभ पंत सागर बांध। तो ये प्रमुख 2 परियोजनाएं किस पर आपके स्थित हैं, ये परियोजनाएं स्थित हैं आपके सोन नदी पर। अब किसकी बात करते हैं, सहायक नदियों की। तो सहायक नदियां आपको दिख रही हैं, किसकी बात करते हैं, सहायक नदियां। तो सहायक नदियां इसकी कौन कौन सी दिख रही हैं आपकी, तो सबसे बाएं तरफ से कौन कौन सी है, तो बाएं तरफ से आपके निकल के आती है, देख रहे हैं आप, कौन सी, जारवाही। कौन सी हो गई, जारवाही प्लस जोहिला। कौन सी, जोहिला। जोहिला भी क्या है, ये भी अमरकंटक से ही निकलती है और सर्पिलाकार आकृति में प्रवाहित होते हुए बाएं तरफ से किसमें जाकर मिल जाती है, आपके सोन नदी में। और जब दाएं तरफ से बात करें तो दाएं तरफ से कौन कौन सी इसकी प्रमुख नदियां आ जाएंगी, तो दाएं तरफ से इसकी प्रमुख नदियां आ जाएंगी आपकी, बनास हो गई। कौन सी हो गई, बनास हो गई। बनास के साथ आपकी गोपद हो गई। गोपद के साथ आपकी कौन सी हो जाती है, रिहंद। कौन सी हो जाती है, रिहंद। और रिहंद के साथ आपकी कन्हेर। कौन सी, कन्हेर। तो आपकी बनास, गोपद, रिहंद, कन्हेर ये दाएं तरफ से इसकी सहायक नदियां हैं और जारवाही और जोहिला इसकी बाएं तरफ से होने वाली प्रमुख सहायक नदियां हैं। अब इसके बारे में हम कुछ विशेष तथ्य देख लेते हैं जो किसके बारे में निकल के आता है, आपके सोन नदी के बारे में। चलिए, जब अन्य तथ्य की बात करते हैं तो सबसे पहले इसके बारे में क्या निकल के आता है, ये जो सोन नदी है प्रायद्वीपीय भारत की, क्या, प्रायद्वीपीय भारत की, प्रायद्वीपीय भारत की गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। क्या, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, सबसे बड़ी सहायक नदी है। वैसे तो देखा जाए तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना निकल के आती है, लेकिन वो उत्तरी मैदान का भाग है, जो विशाल मैदान है उसका भाग है, न कि प्रायद्वीपीय भारत का। तो प्रायद्वीपीय भारत की तरफ से ऐसी कौन सी नदी है जो प्रवाहित होकर गंगा में जाकर मिलती है और वो सबसे बड़ी सहायक नदी है, तो वो कौन सी है आपकी, सोन नदी। कौन सी हो जाती है, सोन नदी। इसके बाद क्या निकल के आता है कि ये जो सोन नदी है, इस सोन नदी के सर्वेक्षणकर्ता कौन थे, किसके, सोन नदी घाटी के, सोन नदी घाटी के सर्वेक्षणकर्ता। तो इसके सर्वेक्षणकर्ता कौन निकल के आते हैं, इसके सर्वेक्षणकर्ता निकल के आते हैं निसार अहमद। कौन निकल के आते हैं, निसार अहमद। तो सोन नदी घाटी के सर्वेक्षणकर्ता कौन है, निसार अहमद है। फिर इसके बाद देखते हैं ये जो सोन नदी है ये आपके किसके, ये जो आपके है विंध्याचल पर्वत श्रेणी या यूं कहो कैमूर पर्वत श्रेणी प्लस छोटा नागपुर के पठार के बीच सीमा बनाती है। तो किसके बीच, कैमूर पर्वत श्रेणी, किसके बीच, कैमूर पर्वत श्रेणी और प्लस छोटा नागपुर के पठार के बीच, किसके बीच, छोटा नागपुर के पठार के बीच, छोटा नागपुर के पठार के बीच ये क्या बनाती है कि मध्य सीमा बनाती है। क्या बनाती है, सीमा बनाती है। क्लियर है। फिर अगला क्या निकल के आएगा, ये जो सोन है, सोन किसके, सोन के ही किनारे किसके, ऋषि बाणभट्ट की, किसके, ऋषि बाणभट्ट की क्या थी, बाणभट्ट की साधना स्थली थी। क्या थी, साधना स्थली थी। इसीलिए इन्हीं ऋषि बाणभट्ट के नाम पर ही इस पर जो संचालित परियोजना है उसका नाम क्या रख दिया गया है, बाण सागर परियोजना। क्या रख दिया गया है, बाण सागर परियोजना रख दिया है। गोंड परियोजना, कौन सी परियोजना, गोंड परियोजना। ये जो गोंड परियोजना है ये आपके इसकी सहायक नदी जो है कौन सी, गोपद। कौन सी, गोपद। तो गोपद पर स्थित कौन सी है, गोंड परियोजना है। और इसका शुभारंभ,
इसकी घोषणा कब की जाती है? 2019 में जब कमलनाथ की सरकार आती है तो कमलनाथ सरकार जी इसका शिलान्यास करते हैं। कौन सी परियोजना? गोंड परियोजना। तो गोंड परियोजना किस पर है? गोपद नदी पर। और गोपद नदी किसकी सहायक नदी है? आपकी सोन नदी की। और कब इसकी घोषणा की जाती है? 2019 में। और जो आपका कौन सा निकल के आता है? बनास। तो बनास नदी पर ही, किस पर? बनास नदी पर ही एक पर्यटक बीच है, पर्यटक बीच है। और इस पर्यटक बीच का नाम क्या है? पर्यटक तट का नाम क्या है? परसुली रिसोर्ट। कौन सा? परसुली रिसोर्ट। तो कौन सा? परसुली रिसोर्ट किस नदी पर है? आपकी बनास नदी पर, जो कि किसकी सहायक नदी है? आपके इसकी। इसके अलावा क्या निकल के आता है? जैसे हमने बताया था कि मध्य प्रदेश में 3 घड़ियाल संरक्षण केंद्र बनाए गए हैं। चंबल नदी पर कौन सा है जिसे देवरी घड़ियाल संरक्षण केंद्र कहा जाता है? मुरैना पर है। ये तो चंबल नदी घड़ियाल संरक्षण केंद्र। दूसरा केन नदी घड़ियाल संरक्षण केंद्र। और तीसरा कौन सा हो जाता है? सोन नदी घड़ियाल संरक्षण केंद्र। कौन सा? सोन नदी घड़ियाल संरक्षण केंद्र। तो सोन नदी घड़ियाल संरक्षण केंद्र ये भी कहाँ है आपके? ये सीधी शहडोल के मध्य है। कहाँ है? सीधी शहडोल के मध्य ये आपका घड़ियाल संरक्षण केंद्र क्या किया गया है? बनाया गया है। ये तमाम चीजें किसके बारे में हमने देखी थी? शहडोल के बारे में, सॉरी सोन नदी के बारे में, कि सोन नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो जैसे हमने कहा कि अमरकंटक से होता है, और मैकाल श्रेणी से, और अनूपपुर जिला से, और प्रवाह इसका मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार में होकर जाता है, जिसमें से इसकी कुल लंबाई कितनी है? 780 किलोमीटर, जिसमें से 509 किलोमीटर ये मध्य प्रदेश में प्रवाहित होती है। इसके अलावा इस पर हम किसकी हमने परियोजनाएं देख ली थी। परियोजनाएं इसकी कौन कौन सी थी? परियोजना हमने देखा था बाणसागर परियोजना, जो कि 1978 में जिसका शिलान्यास किया जाता है, 2006 में प्रारंभ होता है, और यहाँ से 435 मेगावाट विद्युत परियोजना विद्युत का उत्पादन होता है। और बाणसागर नहर का भी निर्माण इसी के तहत किया गया है, जो कि सिंचाई परियोजना है, प्लस जल विद्युत का भी निर्माण किया जाता है। तो ये जल परियोजना, चाहे जल विद्युत हो और चाहे आपका ये नहरों के द्वारा ये जो जाल बना हुआ है सिंचाई के लिए, तो ये सिंचाई जल परियोजना और जल विद्युत परियोजना, ये तो जो दोनों है, ये तीनों राज्यों की संयुक्त परियोजना है। और जिनमें से विभाजन कैसा है? मध्य प्रदेश को 2% यानी कि 2 अनुपात मिलता है। तो 2:1:1 में बटा हुआ है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच बचा हुआ है। फिर इसकी हमने बहुत सारी सहायक नदियां देख ली थी। सहायक नदियां बाएं तरफ से और दाएं तरफ से देख लिया था। जो अन्य तथ्य है वो यहाँ से निकल के आते हैं क्या? कि प्रायद्वीपीय भारत की गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसके बीच नदी घाटी के जो सर्वेक्षण करता है वो निसार अहमद है। कैमूर पर्वत श्रेणी से, कैमूर पर्वत श्रेणी और छोटा नागपुर के पठार के बीच ये सीमा बनाती है। ऋषि बाणभट्ट की साधना स्थली है, इसीलिए इस पर निर्मित जो परियोजना है उसका नाम बाणसागर परियोजना रखा गया है। गोंड परियोजना, जो गोंड परियोजना है, ये गोपद नदी पर 2019 में प्रारंभ की जाती है। बनास नदी, ये इस पर एक पर्यटक बीच स्थित है जिसे परसुली रिसोर्ट कहा जाता है। और सोन नदी घड़ियाल संरक्षण ये आपके कहाँ है? सीधी और शहडोल के मध्य स्थित है। और इसकी हमने बहुत सारी सहायक नदियां बताई थी, जैसे स्वर्ण नदी से भी कहा जाता है, इसे सुवर्ण नदी कहा जाता है, नंद कहा जाता है, नंद नदी कहा जाता है, शुभा नदी कहा जाता है, और क्या कहा जाता है? शुभा नदी कहा जाता है। इसके अलावा इसको क्या कहा जाता है? आपके शोवा, शोवा नाम किसने दिया था? टॉलमी ने, है ना। तो ये तमाम इसके क्या थे? अन्य नाम थे। तो इस तरीके से हमने जो गंगा यमुना अपवाह तंत्र था, उस अपवाह तंत्र को हमने यहाँ पे पूरा कर लिया है। और उसके जो तीनों उपतंत्र थे वो भी हमने पूरे कर लिए हैं। अब इसके बाद हम कोई नया उपतंत्र, नदी अपवाह तंत्र देखेंगे, माही नदी अपवाह तंत्र। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। और सदैव की तरह कहूंगा, माता पिता, गुरुजनों, किसानों और सैनिकों का सम्मान कीजिए, क्योंकि ये हमारे और राष्ट्र के अस्तित्व के निर्माता है। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।